हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग खूब मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के बार बार क्वेश्चन पूछने से मुझे अंदाजा हो जाता है जिस लेवल के क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं आप लोगों को, एंड आप लोग विलिंग है पढ़ने को, वो काफ़ी कुछ मुझे खुशी देता है। और उम्मीद कर रहे हैं जो लोग अभी तक इस ट्रैक पे नहीं आए हैं वो जल्दी ही हम को ज्वाइन कर लेंगे। तो बहुत अवेटेड चैप्टर था आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे सर हिस्ट्री शुरू करिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम पढ़ चुके थे, तो उसके बाद मैंने सोचा कि 2 चैप्टर्स आपके ज्योग्राफी के करा देते हैं एंड देन वी विल बाउंस बैक टू हिस्ट्री। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की यादें आपको ताज़ा आज फिर से होंगी यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा बहुत हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मैं आपको याद वापस दिलाऊंगा। क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से चीज़ें शुरू होती हैं और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ही चिंगारी होती है, आग होती है जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में फैलना शुरू हो जाती है। राइट? तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो यही है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं इसका बैकड्रॉप जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़ा होता है। राइट? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, एज ऑलवेज सबसे पहले हम इस चैप्टर का जस्ट ले लेते हैं कि इस चैप्टर में सोशलिज्म इन यूरोप, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम देखते हैं कि वी विल बी स्टडिंग दिस चैप्टर इन 4 पार्ट्स। जो पहला पोर्शन होगा दैट विल बी एज ऑफ सोशल चेंज। तो सबसे पहले पोर्शन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से सोसाइटी जो है अब चेंज हो रही थी। क्यों? क्योंकि फ्रांस के अंदर जो बातें चल रही थी इक्वालिटी, इन सब चीज़ों की, या फिर हम कहें कि मोनार्की को ओवरथ्रो करने की, वो बातें अब दूसरे देशों में फैलने लगी इन दी एंटायर यूरोप। ठीक है, तो वही हम देखेंगे किस तरीके से सोशल चेंज होना शुरू हो जाता है। सो इट्स अ एज ऑफ सोशल चेंज। सालों तक ये चेंज जो है धीरे धीरे होता रहा। वी विल टॉक अबाउट दिस। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट जो होगा हमारा, दैट विल बी डीलिंग विद दी, जो चैप्टर हमारा है, एंड दैट इज रशियन रिवॉल्यूशन। हम इसमें फिर रशियन रिवॉल्यूशन की यहां पर बात करेंगे। रशियन रिवॉल्यूशन के बाद इसी से रिलेटेड हमारा थर्ड पॉइंट होगा, एंड दैट वुड बी फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। ऑन दिस फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इट विल बी फॉलोड बाय अक्टूबर रिवॉल्यूशन। दिस विल बी फॉलोड बाय अक्टूबर रिवॉल्यूशन। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन देखेंगे आप, और फिर अक्टूबर में भी एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो फोर्थ पार्ट होगा दैट विल बी डीलिंग विद कि क्या चेंजेस हो गए अक्टूबर के रिवॉल्यूशन के बाद। कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है इस अक्टूबर रिवॉल्यूशन का, दैट देयर वर सर्टेन चेंजेस जो हो गए थे पूरे यूरोप में, जो आपको देखने को मिलेंगे। राइट? रशियन रिवॉल्यूशन के बाद, अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद। सो द फोर्थ टॉपिक विल बी चेंज आफ्टर अक्टूबर। क्या चेंजेस हुए हैं अक्टूबर के बाद, उस पर हम बात करेंगे। एंड दिस चैप्टर विल फाइनली कल्मिनेट एंड एंड विद, हम बात करेंगे क्या ग्लोबल इन्फ्लुएंस हुआ। ग्लोबल इन्फ्लुएंस किसका? ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, आई एम राइटिंग एज RR, एंड USSR। राइट? तो ये हमारा यहां पर हम फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट एक साथ एक लेक्चर में लाएंगे। तो इस चैप्टर को मैं 4 पार्ट से पढ़ाऊंगा। टाइम आप लोगों के पास बहुत है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे से चैप्टर समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि यही चैप्टर की जरूरत आपको क्लास 10th में पड़ेगी, जब मैं वहां पर 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हम देखेंगे किस तरीके से वहां पर ये चीजें चेंज होती हैं, ये इसका इस्तेमाल वहां पर भी होगा। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का पूरा जस्ट है। इस चैप्टर को हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में
हम लोग एज ऑफ सोशल चेंज को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जरा याद करिए, क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम और चीजें कैसे चल रही थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में आई जस्ट टोल्ड यू एट दैट टाइम, लास्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चैप्टर में, कि फ्रांस की सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू चर्च, किंग्स एंड मिनिस्टर्स एंड कॉमन मैन, पीपल ऑफ द फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। याद आ रहा है? इस तरह सोसाइटी जो है फ्रांस की डिवाइडेड थी, और उस सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग थे। जो चर्च यानी एरिस्टोक्रेसी जो थी, चर्च एंड द किंग्स एंड मिनिस्टर्स, दे वर बेसिकली रूलिंग, और कॉमन मैन था वो सप्रेस हो रहा था। सो देयर वर सेक्शंस ऑफ पीपल इन द कॉमन मैन, जो लोग थे जो चेंज चाहते थे सोसाइटी के अंदर। देयर वर पीपल हु वांटेड द चेंज एंड देयर वर सर्टेन पीपल जो चेंज नहीं भी चाहते थे। ऐसा नहीं है कि फ्रांस के अंदर सभी लोग चाह रहे थे कि मोनार्की को हटा दिया जाए। आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट दैट, है ना? तो कुछ लोग थे जो चाह रहे थे कि चेंजेस हो, दे वर एग्रीइंग टू इट, लेकिन वो चेंजेस बहुत अब्रप्टली ना हो, स्लोली होने चाहिए थे। इस तरह से फ्रांस की सोसाइटी चल रही थी, फ्रांस की बातें चल रही थी, फ्रांस में बहुत सारी चीजें हुई। फ्रांस में इक्वालिटी, लिबर्टी, फैटर्निटी, ब्रदरहुड, ये सब चीजों की बात आई, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सारे प्रिंसिपल्स आपको फ्रांस में बनते दिखेंगे। ठीक है, लेकिन यही बातें जब फ्रांस से बाहर जाने लगी दूसरे कंट्रीज में, इवन टू द एक्सटेंट इंडिया तक में आई, और इंडिया में भी फ्रांस के रेवोल्यूशन की चर्चाएं राजा राम मोहन रॉय और विविन डेरोजिया जैसे लोग करते हुए मिलेंगे इंडिया में आपको। They were talking about the principles in France. फ्रांस में क्या चल रहा है, everyone was getting updated. और वही डर था दूसरे देशों के राजाओं को, मोनार्कीज को। वही चीज आपको यूरोप में भी, रशिया में भी देखने को मिलेगी। हम लोग का पहला टॉपिक जो है दैट इज, हम लोग जो पढ़ेंगे बेसिकली सोशलिज्म इन यूरोप। हम लोग देखेंगे किस तरह से सोशलिज्म जो है यूरोप में आता है। अब सोशलिज्म क्या होता है इसके बारे में जब हम उस जगह पहुंचेंगे तो मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा समझने के लिए कि व्हाट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी है जिसका कहना यह होता है कि जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है या जो मींस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो सोसाइटी को ओन करना चाहिए। यानी कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आदमी ना होल्ड करके, सिंगल इंडिविजुअल मैं ना होल्ड करूं, जबकि सब लोग मिलके उसको होल्ड करें। ठीक है, अब ये ऐसा क्या है इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट, अभी आपको जब लेक्चर और आगे बढ़ेगा तो ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यूरोप की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। यूरोप की मैं आपसे बात करूं तो यूरोप में जिस तरह से फ्रांस में चल रहा था, 3 कैटेगरी के लोग थे, लेकिन सब लोग चेंज नहीं चाहते थे। सिमिलरली आप देखेंगे यूरोप में भी नॉट एवरीवन वांटेड द चेंज। ठीक है, नॉट एवरीवन वांटेड चेंज, सब लोग चेंज जो है वो नहीं चाहते थे। अब मैं आपको यूरोप में आगे कहानी सुनाने से पहले एक मैं आपको छोटा सा एक एंगल दिखाना चाहता हूं, एक आपकी सोच को थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इस तरह से भी आपको सोचना चाहिए। ये एक बैकड्रॉप होगा कि सोशलिज्म यूरोप में क्यों आ जाता है। ठीक है, आपको एक हिंट लगेगा कि यार सोशलिज्म या कभी भी कहीं भी जो मैं प्रिंसिपल बताऊंगा ना वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, किसी पे भी एप्लीकेबल है। देखिए जो वर्ल्ड है ना बच्चों, ये जो दुनिया है ये वर्ल्ड है। नाउ दिस वर्ल्ड इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पीपल्स। 2 लोगों में ये दुनिया डिवाइड होती है। कौन कौन होते हैं देखिए जरा। पहले तो होते हैं हैव्स। हैव्स का मतलब यहां पर हो गया कि जिनके पास कुछ कुछ चीजें, रिसोर्सेज हैं, पावर है। लेकिन कुछ लोग होते हैं हैव्स नॉट, जिनके पास कोई भी चीज नहीं होती है, बेचारे लाचार होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं हैव्स, यानी उनके पास पावर है, कुछ रिसोर्सेज हैं, मीनिंग देयर बाय दे आर पावरफुल पीपल। लेकिन कुछ लोग होते हैं हैव्स नॉट, जिनके पास पावर एक्सेट्रा नहीं है, तो वो गरीब तबके के लोग होते हैं कि नहीं। आपको आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे, एक है हैव्स जिनके पास चीजें हैं और एक है हैव्स नॉट जिनके पास चीजें नहीं हैं। तो जब दुनिया, वर्ल्ड इन 2 लोगों में डिवाइड होगी तो आपको क्या लगता है ये लोग कोशिश नहीं करेंगे क्या कि हमारे पास भी वही चीजें आ जाएं जो इनके पास है, हैव्स के पास है। और जब ये लोग इस चीज की कोशिश करेंगे तो क्या ये लोग उसको अपोज नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो बेसिकली ये वर्ल्ड इट्स डिवाइडेड बिटवीन हैव्स एंड दी हैव्स नॉट, और दोनों का आप देखेंगे, दोनों को, तो कॉन्फ्लिक्ट इसी बात का है,
जो भी आज आपको दुनिया में लड़ाइयां दिखती हैं, कॉन्फ्लिक्ट इज अबाउट दी हैव्स एंड दी हैव्स नॉट। घर में भी यही होता है, पड़ोसी में भी यही होता है, हर जगह यही होता है। एक के पास कोई चीज है, दूसरे के पास नहीं होती है, तो उसी को चाहने की इच्छा वो रखता है जब, और उसके लिए एफर्ट लगाता है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्टी जो होगी वो उसको अपोज करेगी, और अपोज करेगी तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। तो यहां पर हम अपने लेक्चर के हिसाब से जो बात कर रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली किस चीज को लेकर होता है? ये कॉन्फ्लिक्ट होता है राइट्स को लेकर। राइट्स, कुछ लोगों के पास राइट्स हैं, कुछ लोगों के पास राइट्स नहीं है। जिनके पास राइट्स नहीं होते हैं वो इन राइट्स को पाने की कोशिश करते हैं, होता है कि नहीं? आज फार्मर बिल्कुल देख लीजिए, पंजाब में जो पूरा आज एजिटेशन चल रहा है फार्मर्स का, क्या है? दे आर नॉट हैविंग द राइट, दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, है कि नहीं? तो जिनके पास राइट्स हैं उनसे वो लेने की बात कर रहे हैं, अपने राइट्स को कमाने की बात कर रहे हैं। तो देयर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ पीपल, हैव्स एंड दी हैव्स नॉट, हर जगह आपको दिखेगा, ठीक है? तो बेसिकली जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट होगा वो होगा राइट्स के ऊपर। हमेशा राइट्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। हक, किसका क्या हक है, समझ में आ गया ये चीज? तो यहां पर अगर हम राइट्स के लिए हम अपने आप को सैक्रिफाइस करते रहें, मतलब अगर हम लोग बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर हम लोग इस राइट्स को लेकर सैक्रिफाइस कर दें अपनी चीजों को, सैक्रिफाइस, तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, है कि नहीं? ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे फिर, क्योंकि हमने अपने राइट्स को सैक्रिफाइस कर दिया। तो द वे, व्हाट इज द वे आउट, सॉल्यूशन क्या मैंने आपको मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि यहां पर दो तरीके हैं, या तो आप अपने राइट्स को सैक्रिफाइस कर दीजिए, या फिर जो कि इंडिया में हुआ, इंडिया में लोग यही करते रहे, राइट सैक्रिफाइस कर दिए, चलो ठीक है जाने दो। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में पीपल स्टार्टेड फाइटिंग फॉर दोज राइट्स, दे स्टार्टेड कॉन्फ्लिक्टिंग, और वहीं से जो है ग्रोथ होती है चीजों की, वहीं से चीजें निकल के आती हैं। तो बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर शुरुआत कैसे होती है, जरा वह समझिए। देखिए पहले क्या था बच्चों, समझिएगा, सोशलिज्म की तरफ बढ़ा रहा हूं आपको मैं। पहले क्या था कि मान लीजिए एक जमीन होती थी, ठीक है, एक आदमी की जमीन है, उस आदमी की जमीन पे बहुत सारी जमीन है उसके पास, अब प्रॉपर्टी उसकी है। अब वो क्या करता है कि ये कुछ लोग यहां पर हैं, देयर आर सम पीपल अराउंड जो खाली बैठे हुए हैं। तो ये आदमी क्या कहेगा, जो ए है वो कहेगा कि ऐसा है कि आप लोग आइए मेरे यहां पर फील्ड में काम करिए। जब आप फील्ड में काम करोगे तो बदले में क्या मिलेगा, आप लोग मेरे फील्ड पे रह लेना, वहीं घर बसा लो, वहीं रह लो, वहीं काम करो, वहीं घर बसा लो, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका थोड़ा हिस्सा आपको दे दूंगा मैं। ये सिस्टम पहले चलता था, ठीक है, जहां से निकल के आता है एक सिस्टम ऑफ लैंडलॉर्ड एंड स्लेव्स, सर्वडम्स, स्लेव्स एंड मास्टर्स। ये चीजें पहले चल रही होती हैं, मास्टर होता है, उनके स्लेव्स होते हैं, तो एक मालिक होता है, वहां काम करने वाले होते हैं। ये सिस्टम चलता रहा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहां लोगों को रियलाइज, अब क्या हुआ भाई, इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो ये वाले लोग थे इनकी फील्ड पे जब काम हुआ तो इन्हीं को यहां पर फसल मिली, इन्हीं को यहां प्रोडक्शन मिला, और जब इनको प्रोडक्शन मिला तो ये प्रोडक्शन उन्होंने मार्केट में बेच दिया। इससे हुआ ये कि ये जो लोग थे ए वाले, दे बिकेम रिचर, वो और अमीर हो गए। समझ में आया? जब अमीर हो गए तो दिस लेड टू द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, फिर इंडस्ट्री सेटअप होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अब बनना शुरू हो गई इंडस्ट्रीज, मैं बना नहीं पाता हूं, वेरी बैड इन ड्राइंग, तो कुछ इस तरह की इंडस्ट्री शुरू हो गई, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज आ गई तो क्या हुआ, अब मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ही बढ़ने लगी थी। तो ये सारे लोग जो अब यहां पर थे, अब ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, हमारे पास अब इंडस्ट्री है, आप आइए इंडस्ट्री में काम करिए, उसके बदले मैं आपको, अब आप मेरे यहां रह नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बदले आई विल गिव यू वेजेस, मैं आपको यहां पर वेजेस दूंगा। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वेज एंड अ सैलरी, प्लीज माइंड इट। वेज और सैलरी में डिफरेंस होता है, डू लेट मी नो क्या होता है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको वेजेस देंगे, माइंड माई वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग सैलरी देंगे, वी विल गिव यू वेजेस, ठीक है। तो इनको जब वेजेस मिलने लगा तो ये इस सिस्टम जो डेवलप हुआ कि यहां जो अमीर था उसके पास इंडस्ट्री आ गई, और बाकी लोग काम करने वाले हो गए, वो हो गए यहां पर जिनको वेजेस मिलता था। तो इस सिनारियो को हम लोग बोलने लगे फिर कैपिटलिज्म, फिर आ गया कैपिटलिज्म। ये सिनारियो होता है कैपिटलिज्म, और इस सिनारियो में जो मालिक होता है इंडस्ट्री का, वो जरा भी परवाह नहीं करता है कि उसके जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ क्या है, हाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग, या वर्कर्स की कंडीशन क्या है,
मालिक या ओनर इज लीस्ट इंटरेस्टेड, ओनर इज ओनली इंटरेस्टेड इन हिज प्रॉफिट। ठीक है, इस सिस्टम को ओवरकम करने के लिए कि यार ये लोगों का बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इन लोगों का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो चूंकि इनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है, तो उन्होंने कहा उसके लिए एक तरीका यह है सोशलिज्म। अब सोशलिज्म में क्या होने लगा, उन्होंने कहा भैया ऐसा है, ये जो प्रॉपर्टी अभी एक आदमी ओन कर रहा था, अब ये एक आदमी ओन ना करे, इसको सब लोग मिलकर ओन करें, सब लोग मिलकर ओन करें। जो भी इससे प्रोडक्शन आएगा, जो भी चीजें इससे निकल के आएंगी, उसको आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हर वर्कर का बेसिकली यहां पर फायदा हो जाएगा, हर वर्कर को जितना प्रॉफिट आया उस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अभी क्या हो रहा था, अभी तक होता यह था कि जो भी प्रॉफिट आता था मैक्सिमम जो है वो ओनर रख लेता था और इनको थोड़ा बहुत दे देता था, तो रिच जो है कैपिटलिस्ट क्लास में और रिच हो रहा था, गरीब और गरीब हो रहा था। सॉल्यूशन निकला इसका सोशलिज्म, और यही सोशलिज्म किस तरीके से पूरे यूरोप में आता है, इस चैप्टर को, इस चीज को हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप ये पूरी भूमिका जो मैंने बनाई है इस चैप्टर के लिए वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, इससे सिंप्लीफाई मैं सोशलिज्म को कर ही नहीं सकता था। आई थिंक ये कहानी आपको यहां से जो क्लियर हो गई, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, आपकी किताब में नहीं है, लेकिन बस आपको एक भूमिका बनाने के लिए कि सोशलिज्म आया कैसे, सोशलिज्म क्यों आया, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपसे कोई पूछे सोशलिज्म क्यों आया, इट इज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के खिलाफ आया था, क्योंकि कैपिटलिज्म की पॉलिसीज बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव थी, अपने वर्कर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। तो इस वजह से यहां यूरोप में सोशलिज्म की बात होने लगी कि भैया एक आदमी के हाथ में प्रॉपर्टी ना हो, सब लोग मिलकर उसको ओन कर रहे हो। आई होप दिस थिंग इज नाउ प्रीटी क्लियर। ठीक है, तो यूरोप की हम बात करें, अगर यूरोप की बात, इसको तो मैं ऐसे, इसको आप अब ऐसे भूल जाइए। ठीक है, तो ये तुम्हारी पूरी भूमिका हो गई। तो मैं अगर यूरोप की बात करूं तो बेसिकली मैंने क्या बताया कि हर आदमी नहीं था जो चेंज चाहता था, कुछ लोग चाहते थे कि चेंज ना भी हो, या कुछ चाहते थे चेंज हो भी तो बहुत स्लो प्रोसेस से भी हो। ठीक है, तो बेसिकली इसको समझने के लिए हमको यहां पर यूरोप की सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि यूरोप की सोसाइटी एक्चुअली कैसी थी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर यूरोप की सोसाइटी। अब यूरोप की सोसाइटी की बात करें तो इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। चलिए देखिए जरा, पहले पार्ट में कौन लोग थे, पहले कैटेगरी के लोग थे लिबरल्स, लिबरल्स। दूसरी कैटेगरी के लोग थे रैडिकल्स, और तीसरी कैटेगरी के लोग थे कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स। तो आई होप ये 3 क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गए। अब जल्दी जल्दी बहुत ही आसान भाषा में समझ लेते हैं कि ये लोग कौन कौन थे। जरा बताइएगा कि ये दिख रहा है कि नहीं। आई होप ये दिख रहा हो। बहुत लाइट है क्या, पता नहीं, चलिए रिस्क नहीं लेते हैं, येलो से लिख लेते हैं। तो बेसिकली लिबरल्स की बात करूं मैं आपसे अगर, तो लिबरल्स कौन थे। देखिए, लिबरल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे, लिबरल्स वो लोग थे जो ऐसा नेशन चाहते थे जो हर रिलीजन को टॉलरेट कर सके। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिबरल्स के ऊपर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लिबरल्स वांटेड अ नेशन, ऐसा नेशन चाहता था लिबरल्स जो क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। और किसको टॉलरेट करना है, ऑल दी रिलीजन्स को। ये बेसिक यहां पर पॉइंट था लिबरल्स का। ठीक है, फिर उसके बाद लिबरल जो थे, लिबरल देखिए वर्ड से समझिए, लिबरल लिबर्टी चाहते थे। दे वेर अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ द रूलर्स। नंबर 2, अगेंस्ट अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ रूलर। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। फिर उसके बाद दे वांटेड टू सेफगार्ड द इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स,
वो यहां सेफ गार्ड हो। इंडिविजुअल राइट्स आई एम राइटिंग एज IR, इंडिविजुअल राइट्स के सेफ गार्डिंग की बात ये लोग कर रहे थे। इंडिविजुअल राइट्स जो है वो सेफ गार्ड हो, ठीक है। नंबर 3, आपसे पूछा जाएगा लिबरल्स के व्यू पॉइंट, आपको ऐसे ही लिखना है, आप आंसर मत पूछिएगा मुझसे, मैं आपको आंसर बता रहा हूं। लिबरल्स के व्यू पॉइंट क्या थे? दे वांटेड अ नेशन व्हिच कैन टॉलरेट ऑल द रिलीजन्स, दे वर अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ द रूलर, दे वांटेड टू सेफगार्ड द इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। ये अगेंस्ट हुम, किसके खिलाफ? इंडिविजुअल राइट्स, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही थी ना, बताया ना मैंने आपको, ठीक है। और फिर इंपॉर्टेंट चीज ये था कि ये लोग क्या चाह रहे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट, दे वांटेड अ रिप्रेजेंटेटिव, वर्ड देखिएगा, दे वांटेड अ रिप्रेजेंटेटिव, नंबर 1, दे वांटेड एन इलेक्टेड, दे वांटेड अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो 2 वर्ड इसमें रखे हुए हैं, एक तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी उसमें हर कैटेगरी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो पार्लियामेंट है वो इलेक्टेड होनी चाहिए। साथ में इंपॉर्टेंटली दिस पार्लियामेंट शुड बी सब्जेक्टेड, सब्जेक्ट टू, किसके सब्जेक्ट होने चाहिए? जुडिशरी के, सब्जेक्टेड टू जुडिशरी। और जुडिशरी क्या करेगा? यही लॉस को इंटरप्रेट करेगा, यही इंसाफ दिलाएगा। ये इनकी बेसिक डिमांड्स यहां पर थी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इंपॉर्टेंटली लिबरल्स जो थे सिर्फ इतना ही नहीं था, इनके साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, ठीक है, ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। मतलब कहने का ये है कि ये लोग क्या कह रहे थे? ये लोग कह रहे थे कि ठीक है ये सब लिबर्टी होनी चाहिए, लेकिन डेमोक्रेट्स नहीं थे बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसमें ये लोग बिलीव नहीं करते थे। इसका मतलब क्या था कि वो लोग कह रहे थे कि जो नॉन प्रॉपर्टीड लोग थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, नॉन प्रॉपर्टी वाले लोग विल नॉट वोट, और दूसरे वुमेन, इनको भी वोटिंग राइट्स देने की बात करी नहीं करी, तो लिख दिया कि विल नॉट वोट। इस सेंस में हमको ये पता चलता है कि ये लोग डेमोक्रेटिक नहीं थे। डेमोक्रेटिक होते तो उनको वोट करने का अधिकार थोड़ी छीनते इनसे कहते ठीक है आप लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन लिबरल तो थे, दे वांटेड लिबर्टी फ्रॉम दी जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन डेमोक्रेट नहीं थे ये लोग। पॉइंट इज क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लिबरल्स। तो इंपॉर्टेंटली आपको अगर लिबरल्स में 4-5 पॉइंट लिखने को भी आ गया, यू हैव ऑल द पॉइंट्स हियर। लिबरल्स, दे वांटेड अ नेशन which can tolerate all the religions, right? They were against the uncontrolled powers of the rulers. They wanted to safeguard the individual rights against the government. They wanted a representative elected parliament which will be subjected to the judiciary to interpret the laws. They were not liberals, were not democrats. कैसे पता चलता है? बिकॉज वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को नहीं मानते थे। आई होप लिबरल्स का इतना पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे यहां पर रेडिकल्स की, ठीक है। अब देखिए जरा रेडिकल्स की कहानी देखिए, रेडिकल्स कैसे लोग थे। अब रेडिकल्स जो थे तो बेसिकली क्या था, ये लोग चाहते थे कि ऐसा नेशन हो जो हम मेजॉरिटी वाले लोग रूल कर रहे हो। गवर्नमेंट शुड बी बेसिकली बेस्ड ऑन दी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो ये क्या चाह रहे थे, गवर्नमेंट कैसी हो, मेजॉरिटी पॉपुलेशन की हो, मेजॉरिटी पॉपुलेशन। ये यहां रेडिकल्स की डिमांड थी। दे वांटेड बेसिकली गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, राइट। एंड इंपॉर्टेंटली दीज रेडिकल्स दे वर अपोजिंग व्हाट, दे वर अपोजिंग द प्रिविलेजेस, किसके, रूलर्स के, अपोजिंग प्रिविलेजेस ऑफ द रूलर्स, रूलर्स के प्रिविलेजेस के अगेंस्ट थे। एंड इंपॉर्टेंटली आप देखोगे कि जो लैंड ओनर्स थे उनके प्रिविलेजेस के अगेंस्ट थे, फैक्ट्री ओनर्स थे उनके प्रिविलेजेस के अगेंस्ट थे, इन सब के अगेंस्ट थे ये लोग। एंड इंपॉर्टेंटली मतलब अपोजिंग द रूलर्स इन द और अपोजिंग द प्रिविलेजेस ऑफ लैंड ओनर्स
इन सब के प्रिविलेज, मतलब ये लोग चाह रहे थे प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए, किसी भी तरीके से इन्होंने कहा प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। इंपॉर्टेंटली यही बात थी कि ये सब लोग अगेंस्ट थे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है साथ में कि दे वर नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जरा समझिएगा यहां पर क्या पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको यहां पर। वो लोग लैंड ओनर्स के अगेंस्ट थे कि लैंड ओनर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन प्राइवेट मतलब लैंड ओनर्स के अपोजिंग उनके प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। और दूसरी बात, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब कह रहे थे प्राइवेट प्रॉपर्टी इनके पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाए, ठीक है, वो बात ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, लेकिन जो प्रिविलेजेस हो वो उनको ना दिए जाए। ये इनका इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है, इंपॉर्टेंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ यहां पर कि वो लोग चाह रहे थे कि कंसंट्रेशन जो है वेल्थ का, कंसंट्रेशन, वो उस चीज को पसंद नहीं करते थे। कंसंट्रेशन लिख लीजिए, डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, मतलब किसी एक के हाथ में सारी कंसंट्रेशन ना हो वेल्थ का, वो इस चीज को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। ये हो गए हमारे रेडिकल्स। तो रेडिकल्स बेसिकली कौन थे? वो लोग ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन, मतलब जो देश में ज्यादातर लोग चाहते हैं वो पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। वो लोग प्रिविलेजेस के एकदम ऑपोजिट थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि प्रिविलेजेस हो, अपोज टू दी प्रिविलेजेस, ठीक है। लैंड ओनर्स के प्रिविलेजेस, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, फैक्ट्री के एक्चुअली जो वेल्दी ओनर्स हैं, उनके प्रिविलेजेस के अगेंस्ट थे ये लोग। लेकिन ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट नहीं थे। मतलब ये लोग एक तरीके से बात हो रही ना सोशलिज्म वाली की, सारा सोसाइटी एक जैसा हो जाएगा, सब सोसाइटी वाले प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में थे, ये उसको अपोज नहीं कर रहे थे, ठीक है। और इंपॉर्टेंटली दे डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, किसी एक के हाथ में सारी पावर्स हो, ये उसको पसंद नहीं करते थे। रेडिकल क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहां पर कंजर्वेटिव्स की। कंजर्वेटिव्स की बात करूं मैं आपसे, अगर यहां पर देखिएगा जरा कंजर्वेटिव्स, तो कंजर्वेटिव्स की जो बात है, ये लोग क्या चाह रहे थे? ये लोग कह रहे थे ठीक बात है भैया, चलिए चेंजेस होने चाहिए, लेकिन चेंजेस दे वर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस, लेकिन ये कह रहे थे कि चेंजेस इतने एब्रप्ट ना हो, इतने अचानक से ना हो, स्लो प्रोसेस में चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए लेकिन धीमे धीमे चेंज होना चाहिए, ये चीज ये लोग कह रहे थे, ठीक है। तो दे वर सेइंग दैट चेंज इज इनएविटेबल, चेंज इज इनएविटेबल, होगा ही होगा, ठीक है। बट लेकिन क्या कह रहे थे कि चेंज तो इनएविटेबल है, लेकिन वे सेइंग कि बिलीव दैट द पास्ट शुड नॉट बी फॉरगॉटन, बट पास्ट शुड नॉट बी फॉरगॉटन, ये आपको बिल्कुल नहीं खोना है, ठीक है। तो चेंजेस जो हो वो धीरे धीरे हो, पास्ट को आप बिल्कुल भी भूल मत जाइए, और चेंजेस एक तरीके से काफी, चेंजेस जो भी हो रहे हों वो स्लो प्रोसेस से होने चाहिए, धीरे धीरे होने चाहिए। तो ये तीन कैटेगरी के लोग थे, अलग अलग विचार के लोग थे, जो उस वक्त यूरोप में बात कर रहे थे, उनकी डिमांड हो रही थी, ये सब चीजें चलती थी, ठीक है। और ये सब सिनारियो जो आप देख रहे हैं, जो भी थिंकिंग यहाँ लिबरल्स की है, जो भी थिंकिंग यहाँ रेडिकल्स की है, जो भी थिंकिंग यहाँ कंजर्वेटिव्स की है, ऑल दीज थिंग्स बेसिकली ये आपको एक चीज का इशारा करती हैं, और वो ये इशारा है कि जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं वो एक तरीके से कुछ नए समय को दिखा रहे हैं, न्यू टाइम, क्योंकि सोच बदल रही है ना आदमी की। अब जो पहले वो लोग सोचते थे मोनार्की रहे, पुराने तरीके से चीजें चलती रहे, लोग सप्रेस होते रहे, वैसा अब नहीं सोच रहा था इंसान। लिबरल्स अलग सोच रहे थे, कंजर्वेटिव्स अलग सोच रहे थे, रेडिकल्स अलग सोच रहे थे। तो यहां मतलब जब इंसान की सोचें बदलती हैं तो समय बदलने वाला होता है, ये बात समझ लीजिए। अगर आप एक तरह से सोचते चले जाएंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, जो मिलता आया वही मिलता चला जाएगा। बट इफ यू स्टार्ट थिंकिंग, इफ यू स्टार्ट टेकिंग न्यू स्टेप्स एंड यू स्टार्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट, यू विल गेट न्यू थिंग्स। यही चीज यूरोप में हो रही थी। अभी तक बातें क्या होती थी? सोशलिज्म, अभी तक तो कोई जानता भी नहीं था, मोनार्की थी, राजा रूल कर रहा था, ऑपरेशन सपरेशन सब चल रहा था, है कि नहीं। अमीर लोगों को प्रिविलेजेस मिले हुए थे, गरीब लोगों को कोई प्रिविलेज नहीं था। ऐसी अगर चलता रहता
लेकिन अब लोगों ने कुछ डिफरेंट सोचना शुरू किया। लोग कह रहे थे नहीं ऐसे नहीं चल सकता, हमको राइट चाहिए। लोग कह रहे थे नहीं ऐसे नहीं चल सकता, हमको इलेक्टेड पार्लियामेंट चाहिए। तो ये चेंजेस आने लगे। इसका मतलब एक नया टाइम शुरू हो गया था, एक नया टाइम आने वाला था। और ये टाइम जो था बेसिकली दिस लेड टू वेरी मच सोशल चेंजेस। इस नए टाइम में बहुत सारे सोशल चेंजेस देखने को मिले और बहुत सारे आपको इकोनॉमिक चेंजेस भी देखने को मिले। सोशल चेंजेस, ठीक है, सोशल चेंजेस, ये सब चीजें होने लगी, सोशल चेंजेस एंड दी इकोनॉमिक चेंजेस। अब इससे क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले, जैसे कि देखिए न्यू टाइम्स में क्या क्या चेंजेस आया। सोशल चेंजेस देखिए क्या क्या चेंजेस थे। एक तो देखिए नए सिटीज बनने लगे, न्यू सिटीज कमिंग अप। अब नए सिटीज आए, इंडस्ट्रियलाइज हो गया रीजन, इकोनॉमिक चेंज, इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स बनने लगे। भाई नए नए शहर बने, इंडस्ट्रीज आ गई साथ में, ठीक है, न्यू इंडस्ट्रीज बने, रेलवेज का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो गया। रेलवेज क्या हो गया, रेलवेज का बहुत एक्सपेंशन हुआ। जब ये सब चीजें हुई, सो दिस कंबाइंड ऑल दीज थ्री थिंग्स, दिस लेड टू समथिंग कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यहां से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है तो डेफिनेटली उससे चीजें अच्छी भी होती हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आप देखेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं IR। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आप देखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी राइज हो गई, प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, व्हाट वेयर दी प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। देखिए प्रॉब्लम्स, पहली प्रॉब्लम ये थी कि मेन, वुमेन और चिल्ड्रन दे ऑल बेसिकली रीच्ड फैक्ट्रीज। ये सब लोग फैक्ट्रीज में काम करने पहुंच गए, इवन चिल्ड्रन। और इनकी जो वर्किंग कंडीशंस हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा खराब हुआ करती थी, वेरी बैड। तो आप देखेंगे इनकी जो भी काम करने पहुंचे, सो देयर वर्किंग कंडीशंस बहुत ज्यादा पुअर थी। और कैसे पुअर थी कि इनकी वेजेस आप देखेंगे, वेजेस बहुत ज्यादा लेस वेजेस पे काम करते थे ये लोग, वेजेस वाज वेरी लेस, ठीक है। और साथ में आप देखेंगे कि नॉट ओनली दिस, इवन एक प्रॉब्लम ये भी आ गई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया था। अनएम्प्लॉयमेंट वो भी इन टाइम्स ऑफ व्हेन लो डिमांड का सिनारियो होता था। डिमांड नहीं है तो लोग क्या ही उसमें प्रोडक्शन करेंगे, जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो लोग, जो मैक्सिमम लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो बेचारे अनएम्प्लॉयड रहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें थी और इस वजह से ये प्रॉब्लम्स का जो है प्रॉब्लम दिख रही है आपको, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो प्रॉब्लम आई, तो डेफिनेटली इन प्रॉब्लम्स को भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन समझ रहे हैं ना आप, कैपिटलिस्ट वाला सिनारियो आ गया था। कैपिटलिस्ट थे वो अपने अब वर्कर्स को काम करवा रहे थे, जो मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करा रहा था। इफ यू रिमेंबर दिस सिनारियो, ये मैं आपको बता रहा था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज आ गई, अब वो उसमें काम करने लग गए। तो देखिए यहाँ वही चीज आ गई ना कि अब ये लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इनका। तो अब इस एक्सप्लॉइटेशन का रास्ता क्या निकलेगा, वही रास्ता जो मैंने आपको बताया, क्या निकाला, सोशलिज्म। वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, तो जब ये प्रॉब्लम सामने आई तो इन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यहां पर जो लिबरल्स थे, यहां पर जो रेडिकल्स थे, ये लिबरल्स और ये रेडिकल्स अब एक सॉल्यूशन ढूंढने लग गए। सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या खाए के लिए कि इन प्रॉब्लम से हम ओवरकम कैसे किया जाए। ये प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं कैसे, मतलब प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग कंडीशंस बहुत पुअर है, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सब काम कर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है फैक्ट्रीज में, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। एक और लिख लीजिए, एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। इनफैक्ट लॉन्ग वर्किंग आवर्स,
लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ये भी तो है, बहुत लंबे लंबे समय तक काम कर रहे हैं और पैसे उनको मिलते थे जरा से, ये प्रॉब्लम थी। तो आप देखिए जब ये सिनारियो आया लिबरल्स और रेडिकल्स का, तो इन्होंने क्या किया, अब इनका सिनारियो क्या था, क्या इन्होंने सॉल्यूशन निकाला, तो इन्होंने जब ये सॉल्यूशन निकालने पहुंचते हैं, जो देयर वाज सम सिनारियो, वो सिनारियो देख लीजिए जरा एक बार, पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी। देखिए अब जब ये लिबरल्स और रेडिकल्स जब यहां पर ये कोशिश करते हैं कि हम सॉल्यूशन क्या निकालें इस प्रॉब्लम का जो लोगों को हो रही थी, तो उन्होंने कहा दे वेयर बेसिकली इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज थी। अब देखिए मैं बताऊं आपको सिनारियो क्या, पहले सिनारियो देख लीजिए। सिनारियो ये है कि इंडस्ट्रीज क्या थी, इंडस्ट्रीज है प्राइवेट प्रॉपर्टी, है कि नहीं, एक आदमी के हाथ में है कि नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां जो इंडस्ट्रीज थी बेसिकली, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उनमें कौन कौन होता था, उसमें लिबरल्स भी तो थे, लिबरल्स भी तो थे, उसमें रेडिकल्स भी तो थे, दोनों ही थे। और इनफैक्ट लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे, दे वर बेसिकली बिलीविंग ऑन इंडिविजुअल एफर्ट, वो इंडिविजुअल के एफर्ट पे ज्यादा विश्वास रखते थे। इंडिविजुअल का एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इंडिविजुअल एफर्ट लगाएगा तो ही चीजें होंगी, ये वो बिलीव करते थे। एंड दे बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, मीनिंग देयर बाय क्या चीजें, क्या कह रहे थे ये लोग, किस चीज को इंडिविजुअल एफर्ट कह रहे थे, तीन चीजें। इफ, क्या इफ, पॉइंट नंबर ए, वो कह रहे थे कि इफ फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल इज इंश्योर्ड, अगर किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, अगर आप इसकी फ्रीडम को इंश्योर कर सकें कि हां ये व्यक्ति फ्री रहेगा। दूसरा पॉइंट, अगर पुअर, गरीब इंसान जो है वो लेबर कर सकेगा, इफ पुअर कुड लेबर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये कि अगर कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, अगर ये सब चीजें हो जाएं तो लिबरल्स और रेडिकल्स का कहना था कि दिस विल लीड टू अ डेवलप्ड सोसाइटी। ये इनका फोरसाइटेडनेस थी, ये यहां पर लिबरल्स और रेडिकल्स सोच रहे थे इस तरीके से। तो देखिए ये खुद ये लोग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के मालिक थे, खूब पैसा कमा चुके थे ये लोग, ठीक है। और उन्होंने कहा कि लोगों का डेवलपमेंट भी ऐसे ही हो सकता है कि अगर उनको पैसे मिले, तो वो बेसिकली इंडिविजुअल के एफर्ट्स की बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल का एफर्ट ही है जो सब कुछ मेन होता है, राइट। इस चीज को वो लोग यहां पर बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि भैया अगर इस तरह का कुछ हो सके सिनारियो, तो सोसाइटी काफी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो मैन वर्किंग, मतलब मेनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड टू बेसिकली चेंज इन दिस वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, दे रैलीड अराउंड द लिबरल्स एंड द रेडिकल्स। तो जो मैन और वुमेन चाहते थे कि यहां इस सोसाइटी में चेंज हो, तो वो लिबरल्स और रेडिकल्स के साथ काम करने लगे, ठीक है। और कुछ लोग थे, मतलब ये तो थे लिबरल्स एंड रेडिकल्स, लेकिन यहां कुछ लोग और थे, सम पीपल लाइक फॉर एग्जाम्पल नेशनलिस्ट। अब जो नेशनलिस्ट थे वो क्या चाह रहे थे, वो चाहते थे कि भैया रेवोल्यूशन किया जाए, दे वॉन्टेड द रेवोल्यूशन। क्यों चाहते थे रेवोल्यूशन, वो चाह रहे थे कि यहां पर रेवोल्यूशन हो, रेवोल्यूशन होने से यहां पर क्या होगा, आप ये देखोगे, मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूं ये चीज, यही रिवॉल्यूशंस की बात जो यहां पर यूरोप में की जा रही है अभी, कि नेशनलिस्ट थे वो रिवॉल्यूशन चाहते थे। तो क्लास 10th में जब आप आओगे तो वहां यू विल स्टडी, एक एंटायर पूरा वहां पर सेक्शन है कि किस तरीके से रेवोल्यूशन होता है 1830 से लेकर 1848 तक। कोई क्लास 10th का स्टूडेंट होगा, अभी लेक्चर देख रहा होगा, तो बता सकता है इस चीज को कि मैंने वहां पर ये चीज पढ़ा दी है क्लास 10th में, ठीक है। तो सम नेशनलिस्ट थे, वो ये चाह रहे थे कि किस तरीके से रेवोल्यूशन हो, और रेवोल्यूशन क्या करेगा, ये रेवोल्यूशन, व्हाट दिस विल लीड टू, दिस रेवोल्यूशन विल क्रिएट अ नेशन। ये रेवोल्यूशन क्या करेगा, ये एक नेशन बना देगा, विल क्रिएट अ नेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक नेशन बनाएगा, और जो ये नेशन होंगे वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। नेशन ऐसा होगा वेयर ऑल citizens
वुड हैव इक्वल राइट्स। तो एक बात समझ में आ रही है आपको कि ये नेशनलिस्ट हैं जो बेसिकली इक्वल राइट्स की बात करने लग गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लोग थे लिबरल्स एंड द रेडिकल्स, दे वांटेड द चेंज, नो डाउट अबाउट दैट, दे वांटेड द चेंज, लेकिन ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, है कि नहीं। बेसिकली इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, ये अपने ही फायदे के लिए सोच सकेंगे, ये वेलफेयर ऑफ द पीपल नहीं सोचेंगे। तो ये रास्ता दिखा रहे थे कि एक काम करते हैं कि अगर इंडिविजुअल की फ्रीडम को मेंश्योर कर दें, कैपिटलिस्ट अपने आप बिजनेस कर सकें, पुअर अपने आप लेबर कर सके, तो सोसाइटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन एक बेसिक फैक्ट को ये भूल गए कि अगर राइट्स अलग अलग होंगे लोगों के, तो वो वही कॉन्फ्लिक्ट होगा जो हमेशा से होता आया है, आज भी यही होता है। राइट्स अलग अलग होने की वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, चाहे आप कोई भी चीज देख लीजिए, कोई भी, ठीक है। डोंट थिंक कोई लड़ाई रिलीजन के बेसिस पे हो रही है, नहीं होती है रिलीजन के बेसिस पे, सब उसको एक तरह से पोर्ट्रे करने वाली बात है। सारी चीजें होती हैं, राइट्स का खेल होता है, राइट्स उनको है, हमको नहीं है वो राइट्स। तो जिनको नहीं होता है वो लोग एकदम पागल हो जाते हैं, क्यों नहीं है हमको, दिलाओ, ठीक है ना। और जिनको होता है वो उसको मिसयूज भी करने लगते हैं, दोनों बातें होती हैं। इसलिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। अभी तक यहां पर आपको कहीं इक्वल राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो गरीब हैं, पुअर, वो लेबर ही करें, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। जो अमीर हैं, कैपिटलिस्ट, वो यहां पर इंडस्ट्री चलाएं, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। इक्वल राइट्स की बात नहीं हो रही। लेकिन जब यहां नेशनलिस्ट आते हैं तो बेसिकली सब नेशनलिस्ट आर सेइंग कि रिवॉल्यूशन होना चाहिए, और ये रिवॉल्यूशन जब होगा तो एक ऐसा नेशन क्रिएट होगा जहां पर इक्वल राइट्स लोगों को मिलेंगे। पॉइंट इज क्लियर। ये चीज यहां पर बोली गई, यहां पर इक्वल राइट्स की बात करी गई। तो इनफैक्ट आप देखेंगे, मैं आप क्लास 10th में जब आप आएंगे तो वहां पर एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है, और उसका नाम है 1815 के बाद देखिए क्या होता है। आप देखेंगे 1815 जब आप क्लास 10 में पढ़ेंगे, 1815 बैटल ऑफ वाटरलू, और वहां पर नेपोलियन का खत्म एंड हो जाता है। उसके बाद वहां जो गवर्नमेंट बनती है, तो उसके अगेंस्ट 1815 में वहां क्या होता है, एक व्यक्ति है, उसका नाम है ग्वासेपी मैज़िनी, इटली का था ये, ग्वासेपी मैज़िनी, ये इटली का था, ठीक है। और जब ये यहां पर क्या करता है कि जो गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहां बनती है, वो गवर्नमेंट कैसी होती है, वो दोबारा मोनार्कियल हो जाती है। तो ये अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाता है। ग्वासेपी मैज़िनी क्या करता है, ही मेक्स अंडरग्राउंड सोसाइटीज। क्लास 10th में आपको मिल जाएगा, लेकिन क्लास 9th की एनसीईआरटी में इसका वर्ड मेंशन है, बताया गया है इसका प्रेजेंस वहां पर, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका जानना। ये अंडरग्राउंड सोसाइटीज चलाने लग गया। और मतलब क्या काम था इन अंडरग्राउंड सोसाइटीज का, अगर काम इसका क्या था, मोनार्की के अगेंस्ट बातें, प्रोपेगेंडा करना, किस तरीके से लोगों को ये बिलीव कराना कि मोनार्की इज नॉट गुड, हमको जो है डेमोक्रेसी लानी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह के लोग जो हैं अंडरग्राउंड काम करने लगे, ग्वासेपी मैज़िनी जैसे लोग, ठीक है। तो सोसाइटी जो है यहां पर अब ये समझ में आया कि व्हाट इज द बेस्ट वे कि हम यूरोप में क्या चीज लाएं कि सोसाइटी में सब इक्वालिटी बन जाए। क्या कैपिटलिज्म से हो सकता था? नहीं, है कि नहीं भाई। देखिए मैंने आपको बताया ना भाई, ये लोग कह रहे थे कि कुछ ऐसा होना चाहिए, रेवोल्यूशन लाओ, लिबरल्स कुछ और कह रहे थे, रेडिकल्स कुछ और कह रहे थे। तो भैया ये बताओ कि सोसाइटी होगी कैसी, समझ में आ रहा है बात को। तो अब ये बताइए जरा, अगर क्या इस तरह की सोसाइटी से, ये जो आप यहां देखे हैं, क्या इस तरह की सोसाइटी से इक्वालिटी आएगी? नहीं आएगी। क्या इस तरीके की सोसाइटी से इक्वालिटी आएगी? यहां अभी भी नहीं आ पा रही है, क्योंकि यहां पर सिनेरियो आप देख ही रहे हैं। सोशलिज्म इसका आउटकम था कि सब लोगों को प्रॉपर्टी का ओनर बना दो, हर आदमी प्रॉपर्टी का ओनर होगा, हर आदमी के पास राइट होंगे, तो इक्वालिटी आ जाएगी और फिर कोई भी अनइक्वल नहीं रहेगा। अनइक्वल नहीं रहेगा तो सोशलिज्म, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेसिकली क्या माना गया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ईवल माना गया है कि सारी दिक्कतों का जो जड़ है वो होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी। आज भी घरों में लड़ाइयां इसी वजह से होती हैं, प्रॉपर्टी को लेकर, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, अब देखिए जरा। तो बेसिकली यहां सवाल यह था कि फिर कैसा आप सोसाइटी होनी चाहिए यूरोप के अंदर। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है, अगर मैं सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें होना चाहिए सोशलिज्म, सोशलिज्म होना चाहिए। तो बेसिकली यहां सवाल यह उठता है कि सोशलिज्म क्या होता है। सोशलिज्म मैंने आपको बताया भाई, व्हाट इज सोशलिज्म। तो सोशलिज्म के लिए मैंने आपको बताया कि यह एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी है
इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो राइट्स हैं ऑफ प्रोडक्शन, राइट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो राइट्स होते हैं बच्चों, राइट्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करने के राइट्स, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स शुड बी ओन्ड और रेगुलेटेड बाय द सोसाइटी। तो ये जो राइट्स है दिस शुड बी ओन्ड और रेगुलेटेड बाय सोसाइटी, ये काम होना चाहिए, ये चीज होती है सोशलिज्म। तो बेसिकली सोशलिज्म की बात यहां करें अगर हम, तो यहां पर यह कहा गया कि वाई सोशलिज्म की बात करें कि वाई सोशलिज्म, भाई क्यों सोशलिज्म, क्यों, वाई, यहां देख लीजिए सोशलिज्म, सवाल है वाई, क्यों हमें सोशलिज्म चाहिए? क्योंकि बच्चों पहला पॉइंट तो यही है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को सबसे बड़ा इविल माना जाता है ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड। तो फर्स्टली प्राइवेट प्रॉपर्टी इज considered to be the reason of all evils। बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी, याद रखिएगा इसको। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है सबसे बड़ा रीजन होता है किसी भी इल का, ठीक है, सबसे बड़ी का। अब यहां होता क्या है देखिए, मैं आपको समझा देता हूं, जरा समझने की कोशिश करिए इसको। मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का ओनर है, मान लीजिए ओनर है ये, ठीक है। ये ओनर क्या करेगा, ये ओनर क्या करता है, कोई वर्कर होता है, उससे काम करवाता है। अब इमेजिन करिए ये वर्कर इस प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है, यहां वैल्यू किसकी ज्यादा है, ओनर की या फिर वर्कर की? अगर ये वर्कर ना हो तो क्या इसकी प्रॉपर्टी का कुछ कोई कर सकता है? क्या ये आदमी जाके काम करना चाहेगा अपनी प्रॉपर्टी में? नहीं, ये वर्कर कोई ढूंढ रहा है, और वर्कर का ही इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है, और वही बेचारा पिस रहा होता है कैपिटलिज्म में। यही हो रहा है कि नहीं भाई? आदमी है, उसने क्या किया, उसने यहां पर प्रॉपर्टी उसके पास है, और वो प्रॉपर्टी एक ओनर है, तो ओनर कौन हो गया? ओनर एक इंडिविजुअली तो हो गया। ओनर क्या हो गया? ये ओनर एक इंडिविजुअल हो गया। वो इंडिविजुअल एक वर्कर को यहां पर रखता है अपने प्रॉपर्टी पे काम करने के लिए। अब वो काम कर रहा होता है, तो विल ही बी कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ दिस वर्कर? नो, नहीं होगा। इस आदमी को तो सिर्फ अपना क्या दिख रहा होगा, इस आदमी को अपना प्रॉफिट दिख रहा होगा, इसको सिर्फ अपना प्रॉफिट दिख रहा होगा कि हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है। ही विल बी लीस्ट कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्कर। इस पर्टिकुलर वर्कर के वेलफेयर के लिए वो सोचता ही नहीं होगा आदमी, ओनर। तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं? कंसर्न है क्या ये आदमी? नहीं है। और अगर ये चीज होगा तो बेसिकली क्या होगा, दिस विल लीड टू, आप देखेंगे, पर्सनल गेन्स। तो यहां पर क्या हो रहा है इस सिनारियो में, इस सिनारियो का आउटकम ये निकल रहा है कि यहां पर आदमी को पर्सनल गेन ज्यादा हो रहा है, पर्सनल गेन है कि नहीं? और पर्सनल गेन होगा तो इससे कुछ हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो सोसाइटी जो होगी वो बेसिकली क्या होगी, यहां पर कैसी होनी चाहिए सोसाइटी? सोसाइटी शुड बी बेसिकली, आप देखोगे, रेगुलेटेड बाय दी, नॉट बाय इंडिविजुअल बट बाय ऑल द पीपल इन टोटलिटी, ठीक है। ये चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोसाइटी अगर देखेंगे, अगर ये सोसाइटी आप देखें, हम कह रहे हैं कि ये सोसाइटी अगर पूरे सब लोग मिलके होल, हर आदमी इसको अगर एड्रेस करेगा या उसको रेगुलेट करेगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा अगर वो सोसाइटी को एक आदमी रेगुलेट करेगा। अब यहाँ सोसाइटी को आप समझ सकते हैं एक प्रॉपर्टी से, अगर कोई प्रॉपर्टी को, कोई जमीन है, कुछ है, अगर उसको एक आदमी रेगुलेट करने वाला है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो उसका पर्सनल गेन हो जाएगा। लेकिन वही प्रॉपर्टी, वही चीज अगर सारे लोग मिलके उसको करेंगे तो क्या इसमें एक्सप्लॉयटेशन की पॉसिबिलिटी है? नहीं है, ठीक है। अब एक्सप्लॉयटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि अब यहां क्या होगा, मोर अटेंशन कैन बी गिवन ऑन द वेलफेयर ऑफ द वर्कर। पर्सनल गेन के लिए कुछ सोचेगा ही नहीं। तो यहां क्या होगा, जब आप सारे लोग उसको होल्ड कर रहे होंगे तो मोर अटेंशन, और अटेंशन किस बात पे? ऑन द वेलफेयर ऑफ द वर्कर।
ठीक है, तो बेसिकली यही चीज थी जो सोशलिस्ट चाहते थे, यही पूरा सिनारियो है जो सोशलिस्ट चाह रहे थे कि ये सिनारियो खत्म हो जाए और ये वाला सिनारियो आ जाए। दिस इज व्हाट सोशलिस्ट वांटेड। ठीक है, ये चीज थी जो सोशलिस्ट चाहते थे। पॉइंट इज क्लियर? तो बात ये आती है कि अगर सोसाइटी का कोई ओनर नहीं होगा, कोई एक इंडिविजुअल आदमी नहीं इसको रेगुलेट करेगा, या हम कह सकते हैं कोई प्रॉपर्टी को अगर इंडिविजुअली रेगुलेट नहीं किया जा रहा होगा तो प्रॉपर्टी ऑपरेट कैसे होगी? तो अगला सवाल तो यही है ना, अगला सवाल सामने समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट्स, हाउ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी वुड ऑपरेट। ठीक है, अब इस चीज का सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास 3 लोग हैं। देखिए पहले कौन है? फर्स्ट इज, प्लीज राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन, ठीक है, रॉबर्ट ओवेन हो गया। रॉबर्ट ओवेन के बाद प्लीज राइट लुइस या लुई ब्लैंक, एंड देन वी हैव कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, इतना बड़ा चैप्टर है, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतनी चीजें जानने को है। आई एम रियली थिंकिंग कि कैसे ये चैप्टर को आधे आधे घंटे में खत्म कर देते हैं। मैंने देखा बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखा, 15 मिनट्स 20 मिनट्स द चैप्टर इज कंप्लीटेड। कैसे पॉसिबल है यार? इम्पॉसिबल। या तो आप खाली किताब पढ़ गए, समझ पाए नहीं चैप्टर को, भूल जाओगे कुछ टाइम बाद। सोचने वाली बात है कि भैया अगर सारी प्रॉपर्टी, सारे चीज़, अगर ज़मीन सब कुछ है, अगर उसको सब लोग होल्ड कर लेंगे, यानी कोई एक इंडिविजुअल ओनर नहीं है, तो वो रेगुलेट कैसे होगी? तो रॉबर्ट ओवेन का कहना यह है कि हम एक काम कर सकते हैं, we can make what is saying cooperative communities। हम कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाएंगे जिसका नाम यहां रखा गया, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू हार्मनी इन इंडियाना। न्यू हार्मनी इन इंडियाना। ठीक है, पहला समझ में आ गया? ये क्या कह रहा था कि हम एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाते हैं, यानी एक कम्युनिटी होगी, कुछ लोग होंगे और वो लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होंगे। दिस वाज सेड बाय रॉबर्ट ओवेन। मतलब एक कम्युनिटी होगी, ठीक है, वो ही पूरी जमीन को, पूरी प्रॉपर्टी को मिलकर रेगुलेट करेंगे। लेकिन वहां लुई ब्लैंक का कहना क्या कहता? लुई ब्लैंक कह रहा था कि हम कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, ठीक है। मतलब जो बात एक तरह से रॉबर्ट ओवेन कह रहा था वो, प्लस इसने कहा कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो बेसिकली यहां पर जरूरी नहीं है कि कोई ओनर हो, हर आदमी को उसका हक मिल जाएगा जितना उसने काम किया होगा, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू किसने जितना काम किया है, इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी में आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का कहना क्या है? कार्ल मार्क्स इज सेइंग कि भैया देखिए जो वर्कर है, वर्कर, ये वर्कर का हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होता जाएगा, हमेशा इसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, जब तक होगा जब तक आप जो रूलिंग क्लास है उसको खत्म नहीं कर देंगे। रूलिंग क्लास मतलब यह है कि एक रूलिंग क्लास यहां नहीं होनी चाहिए, उसको खत्म करिए। दो तरीके के लोग होते हैं, एक रूलिंग होते हैं, एक रूल्ड होते हैं। जो रूल्ड होते हैं वो बेचारे गरीब होते हैं, पीजेंट्स हैं। रूलिंग जो रूल कर रहे हैं। तो यहां पर कार्ल मार्क्स इज सेइंग कि हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम इस एक रिवॉल्यूशन करते हैं। चलिए एक रिवॉल्यूशन किया जाए, उस रिवॉल्यूशन के तहत क्या करेंगे हम लोग ये जो रूलिंग क्लास है इनको ओवरथ्रो कर देंगे, इनको हम उखाड़ फेंकेंगे। और ओवरथ्रो करने के बाद क्या होगा कि इनको ओवरथ्रो कर दिया, इनको ओवरथ्रो कर देंगे तो बेसिकली क्या इसका आउटकम निकलेगा, एक ऐसा सोसाइटी बन के आ जाएगा जिसमें कोई क्लास नहीं होगा।
भाई अभी पावर किसके पास है? रूलिंग क्लास के पास। कौन रूल हो रहा है? गरीब लोग। लेकिन जब रूलिंग क्लास को ओवरथ्रो कर दिया जाएगा तो किसकी पावर आ जाएगी? कौन उसको रूल करने लगेगा? जो अभी गरीब वाला इंसान था, राइट? वो रूल करेगा कि नहीं करेगा? तो बेसिकली वो कह रहा है कार्ल मार्क्स कि ये वो सिनारियो होगा जब सोसाइटी में कोई क्लास होगा ही नहीं, मतलब सोसाइटी में डिवीजन होगा ही नहीं, सारे लोग बराबर हो जाएंगे, हर आदमी को इक्वालिटी मिलने लगेगी। अभी तो दो क्लास हैं, एक रूलिंग एक रूल्ड, एक क्लास खत्म कर दो आप, रूलिंग क्लास। बच्चे जो रूल्ड हो रहे हैं वो तो बराबर ही तो हैं। तो वो कह रहा था कि दिस विल लीड टू अ क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी। अब बात यह है कि ये एक एज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन मार्क्स ने बता दिया जो शायद कभी होगा भी नहीं, आज तक हुआ नहीं है और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा सोसाइटी में ऐसे लोग होंगे जो रूल कर रहे होंगे, जो पावरफुल होंगे, और हमेशा सोसाइटी में ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर रूल किया जा रहा होगा। ठीक है, आज भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये जो सिनारियो दिया कार्ल मार्क्स ने कि हम एक रेवोल्यूशन करेंगे, उससे हम ओवरथ्रो कर देंगे रूलिंग क्लास को, और रूलिंग क्लास को ओवरथ्रो करेंगे तो एक क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी, और जब क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी तो वही सोसाइटी, अब इसका कौन रूलिंग, अब इसका बेसिकली मेजॉरिटी में कौन आएगा, मतलब अब रूल कौन कर रहा होगा? सारे लोग एक साथ मिलकर रूल कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सब लोग इक्वल हो गए हैं। और इसी को यहां पर कार्ल मार्क्स कहेगा कि ये सोशलिज्म हमारे यहां आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को यहां पर ये बोलता है। तो मार्क्स कह रहा है कैसे हम कर सकते हैं? मार्क्स कहना तरीका ये है, मार्क्स कह रहा है कि हम उस प्रॉपर्टी पे, क्योंकि सब काम तो हम ही कर रहे हैं, सारा काम तो हम कर रहे हैं, हम ही तो उस प्रॉपर्टी पे काम करते हैं, हम ना करें तो कौन करेगा? तो मार्क्स कहता है कि चलो एक काम करते हैं, इनको ओवरथ्रो करते हैं। मार्क्स इनको ओवरथ्रो करता क्यों है? क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिसीज बहुत एक्सप्लॉइटेटिव होती हैं। जो रूलिंग क्लास होता है क्या करता है, इनके पास कुछ प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट अपने पास रख लेते थे और वर्कर को बहुत थोड़ा बहुत दे देते थे। 100 रुपए का मान लो प्रॉफिट आता था तो ये लोग 90 रुपीज रख लेते थे, 90, और बचा 10 रुपए ये बांट देते थे। मतलब इनके पास बहुत ही सरप्लस इनकम होती थी, सरप्लस बहुत होता था इनके पास, लेकिन फिर भी उस सरप्लस को ये लोग बांटते नहीं थे। इस चीज से परेशान होके मार्क्स ने यह तरीका बताया। ठीक है, इस तरह से यहां पर सोशलिज्म की बात होने लगी कि इस तरह से हम सोशलिज्म लेके आएंगे। तो इस तरह के आइडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लग गया पूरे यूरोप में, और इसके लिए अपने इन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए यहां पर एक चीज बनाई गई जिसको बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको कहते हैं सेकेंड इंटरनेशनल। सेकेंड इंटरनेशनल, और बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव क्या था सेकेंड इंटरनेशनल का? भाई क्या बताया मैंने? टू कोऑर्डिनेट, टू कोऑर्डिनेट। भाई इतने सारे विचार चल रहे हैं, इतनी सारी बातें चल रही हैं, ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, तो सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली, ठीक है, टू सपोर्ट सोशलिज्म, कि सोशलिज्म आ जाए, भाई सबको समझ में आ गया कि सोशलिज्म अच्छा है। टू सपोर्ट सोशलिज्म एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया सेकेंड इंटरनेशनल, और इसका ऑब्जेक्टिव था टू कोऑर्डिनेट किसके साथ? विद अदर एंटिटीज, विद अदर बॉडीज, जो लोग सोशलिज्म की बात कर रहे थे, विद अदर बॉडीज हु वांटेड सोशलिज्म। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। ये जो यहां पर ये चीजें आ गई। अब इसके अलावा आप देखेंगे तो हुआ ये कि इनफैक्ट इसी चीज से रिलेटेड क्या हुआ कि कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, कंट्रीज लाइक यू विल सी जर्मनी, इन सब जगह पे यहां पर काफी ज्यादा सोशलिज्म की बात होने लगी, और इंग्लैंड में तो एक पार्टी बन गई दैट इज कॉल्ड एज लेबर पार्टी। लेबर पार्टी वो सोशलिज्म के आइडियाज को बढ़ाने लगी। सिमिलरली यू विल फाइंड थिंग्स गोइंग ऑन इन जर्मनी ऑल्सो, और जर्मनी में आप देखोगे कि एक पार्टी बनाई गई जिसको बोलते हैं हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो यहां बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए जाने लगे किस तरीके से हम लोग सोशलिज्म को यूरोप में ला सकते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाए गए। लेकिन आप देखेंगे कि 1914 तक एज सच कोई सक्सेस नहीं मिलती है। 1914 फाइनली 1914 तक नो सक्सेस, मतलब कहीं भी जो है आप देखेंगे कि कोई भी जगह सोशलिस्ट पार्टी जो है वो अपनी सरकार नहीं बना पाती है। और इनफैक्ट आप देखिएगा कि
सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड, अभी तक आप नहीं देखेंगे सोशलिस्ट का गवर्नमेंट नहीं आ पाया इन दी यूरोप, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, तो बेसिकली यही है, अभी इसमें और चीजें नहीं है, यहां पर चैप्टर का आगे बढ़ जाएगा, सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, तो बेटर ये है कि यहां पर हम रोक देते हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या बताया मैंने आपको कि सोशलिज्म के सपोर्ट में क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया सेकेंड इंटरनेशनल। सेकेंड इंटरनेशनल का ऑब्जेक्टिव था टू कोऑर्डिनेट विद द अदर बॉडीज हु वांटेड सोशलिज्म, और इसके लिए बहुत सारे देशों में अलग अलग बातें हुई, जैसे कि इंग्लैंड में एक पार्टी बनी लेबर पार्टी जो सोशलिज्म की बात कर रही थी, जर्मनी में पार्टी बनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो सोशलिज्म की बात कर रही थी। लेकिन फिर भी पूरे यूरोप में आप देखोगे 1914 आते आते उस टाइम तक भी कोई भी इस तरह की कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो इलेक्शंस या पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाई थी। मतलब अभी भी आइडियाज इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि वो पार्लियामेंट तक पहुंचने में कामयाब हो पाए, ठीक है। तो यहां पर अपने लेक्चर को, चैप्टर को रोकते हैं और अगले वाले चैप्टर से, अगले वाले लेक्चर से, वीडियो से हम लोग द रशियन रेवोल्यूशन शुरू करेंगे। किस तरीके से ये सोशलिज्म की बात जो है वो रशिया में स्टार्ट हो जाती है। तो यहां सोशलिज्म इन यूरोप, आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत आराम से पढ़िएगा, कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा है, जैसे मुझे यहाँ याद हो जाता है आप लोगों को भी याद हो जाएगा। बस समझना है थोड़ा सा कि क्या स्टोरी चल रही है, ऐसा क्यों हुआ होगा, सोचने वाली बात है। यू हैव टू थिंक क्यों ऐसा हुआ होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, और मैप्स की जहाँ तक बात है वो सब हो जाएंगे। आप लोग बार बार उस चीज़ के लिए परेशान मत होइए, एक बार हम लोग सिलेबस पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैप्स भी करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।